नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला। ये शुरू करें आज का कार्यक्रम। तो भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिस पर चिंताएं जताई जा रही है और काफ़ी चर्चा हो रही है कि आखिर भारतीय सेना किस स्थिति में है और सिस्टम पर जो सवाल खड़ा किया गया है उस सवाल को क्या आम लोगों को जानना ज़रूरी है, उनको जानने का अधिकार है या नहीं। कुछ सवाल हम चाहते हैं कि पहले अपने दर्शकों के सामने रखें, उसके बाद इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएं हमारे आज के एक्सपर्ट से। तो एक नज़र ज़रा आप गौर करिए, आपके टीवी स्क्रीन पर एयर चीफ मार्शल हैं अमरप्रीत सिंह। उन्होंने एक ताज़ा बयान दिया है जिसके काफ़ी चर्चे हो रहे हैं। असल में उन्होंने अपने बयान के ज़रिए भारतीय सेना की स्थिति को सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि एक भी प्रोजेक्ट जो है समय पर पूरा नहीं हो रहा है, यानी कि सेना की जो वर्तमान ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं। जो सैन्य उपकरण है उनकी डिलीवरी में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है और जो कमिटमेंट की जा रही है वो पूरी नहीं की जा रही है। ये सेना की कौन सी परिस्थिति को दर्शाता है, ये सबसे बड़ा प्रश्न और सेना की तैयारियों को लेकर एक बड़ा सवाल भी खड़े करता है। रक्षा उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट प्लेयर्स का रोल और साथ ही साथ HAL इसकी खामियों का जिक्र किया गया। ये कितना गंभीर है और क्या भारत वर्तमान की चुनौतियों में जकड़ा दिख रहा है। ऐसे में भविष्य की चुनौतियों के प्रति सतर्कता की क्या स्थिति है, खास करके तब जब पाकिस्तान के साथ सैन्य संघर्ष के बाद भारतीय सेना की ताकत पर विश्लेषण जारी है चीन के खतरे के प्रति। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से चीन के जिन हथियारों का, जिन मिसाइल का इस्तेमाल किया गया और जिनमें दावा किया गया कि चीन के इन मिसाइल के ज़रिए भारत के कुछ विमान भी गिराए गए, हालांकि भारत की तरफ से इसका स्पष्ट कुछ भी इस पर जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन सवाल बने हुए हैं कि आखिर भारतीय सेना किस स्थिति में है और उसकी ताकत में और कितनी बढ़ोतरी की ज़रूरत है, क्योंकि जो चुनौतियां हैं वो और भी ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण हो गई हैं, खास करके तब जब भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष हमने देखा किस तरीके से। हालांकि जो जीत है वो भारतीय सेना की हुई है, लेकिन इसके साथ ही साथ कई चुनौतियां भी खुलकर सामने आ गई। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेजर जनरल राजन कोचर, डिफेंस इश्यूज़ एक्सपर्ट, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार सौमित्र रॉय जी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। मेजर जनरल, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं स्ट्रेट टॉक के मंच पर। सर, सबसे पहले एयर चीफ मार्शल के बयान को आप कैसे देखते हैं? सिस्टम पर बहुत बड़ा सवाल, ये वो सवाल है जिसे कहीं ना कहीं दबी जुबान में उठाया जाता रहा है, लेकिन खुलकर इस पर विमर्श नहीं होता। क्या अगर इस पर खुलकर बातचीत हो जाए जैसा कि एयर चीफ मार्शल ने कही है, तो इसे अगर आम नागरिक होने के नाते उठाया जाता है तो इसे देशद्रोह की कैटेगरी में ला के खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन चिंता तो है। एयर चीफ मार्शल उन्होंने भी ये एडमिट किया है सबके सामने। जी जी, धन्यवाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके चैनल ने रेज किया है। आपने बिल्कुल सही ये बोला। अगर ये कोई पॉलिटिकल नेता ऐसी स्टेटमेंट देता तो शायद वो एक क्रिटिसाइज किया जाता, उसको बताया जाता कि आप देश के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। जी। बट अगर एक रिस्पॉन्सिबल और एक आपका एयर चीफ अगर ये चीज़ बोलता है तो आपको सीरियसली लेनी पड़ेगी। और आपको इसलिए लेनी पड़ेगी बिकॉज बहुत कम सर्विस चीफ्स होते हैं जो जिनके पास एक करेज ऑफ कन्विक्शन होता है कि वो एक पब्लिक फोरम में और एक सिचुएशन को गवर्नमेंट के सामने रखें। जी। क्योंकि हमने देखा है कि मेरी फौज में 4 डिकेड्स की नौकरी रही है और मैंने इस टाइम पे अपने देखा है कि बहुत कमियां हैं प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स में, सिस्टम्स में, टेक्नोलॉजी में, और हम चुप रहते हैं या हम जो अपनी व्यू पॉइंट अपने नेक्स्ट सीनियर को बता देते हैं या अपना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को बता देते हैं। उसके बाद हम कोई एक्शन नहीं लेते जी। तो इसका साफ एक आपका जो एक पानी जब सर से ऊपर आ जाता है जी, और खास तौर पे ऑपरेशन सिंदूर में जो एयर चीफ ने देखा होगा
जिस तरीके से आपके पास वो आर्सेनल नहीं था, या वो आपके पास स्ट्रेंथ नहीं थी, ताकत नहीं, जी। कि अगर ये ऑपरेशन सिंदूर एक फुल फ्लेजेड लड़ाई में कन्वर्ट हो जाता, हम जिसको हॉट वॉर बोलते हैं, जी। और अगर ये एक हॉट वॉर सिचुएशन में चला जाता, तो शायद अब एयर चीफ का इशारा उस तरफ है कि जी। हम शायद इस मोमेंट का हम फायदा नहीं उठा सकते, बिकॉज ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है एक फौज के लिए। एक वॉर सिचुएशन में जाने के लिए रोज तो लड़ाइयां होती नहीं। हमने इसको देखा कि 71 के बाद हमने एक कारगिल का युद्ध आया था 1999 में। हम उसको युद्ध नहीं बोलेंगे, वो बेसिकली एक लिमिटेड ऑपरेशन था, और वो कोई इतनी पूरी फौज के साथ नहीं लड़ा जा रहा था, वो ग्राउंड फोर्सेस थी ज्यादातर उसमें इन्वॉल्व। जी। तो हम, बिकॉज ये ऑपरेशन सिंदूर जब ये जिस तरीके से एस्केलेट हो रहा था, हम इसको रोज स्टडी कर रहे थे। मैं रोज 8-9 चैनल्स में आता था अपने एनालिसिस के साथ, और हम इसको रोज स्टडी कर रहे थे, और ये एस्केलेशन की लैडर पे बढ़ता जा रहा था। जी। और हमारा एनालिसिस ये था कि अब ये इसको कौन रोकेगा, क्योंकि अमेरिका ने अपने हाथ झाड़ दिए थे कि भाई ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच का मामला, हम नहीं आएंगे। जी। रशिया ने एक न्यूट्रल स्टैंड लिया। रशिया भी ने पाकिस्तान के ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं डाला। तीसरा, हमने चाइना को तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि चाइना तो पाकिस्तान के साथ लड़ रहा था ये लड़ाई। जी। बिकॉज पाकिस्तान की अकेले काबिलियत नहीं है इसको भारत को चुनौती देने की, और पाकिस्तान लड़ रहा था चाइना के बलबूते पर। बिल्कुल। जी। तो जब हम ये बैकग्राउंड है जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, बिफोर वी कम ऑन टू द जो एक्चुअल मुद्दा क्या है। जी। और मुद्दा ये है, हम बहुत सालों से देख रहे हैं, एक फ्यूचर जो लड़ाई है वो होगी एयर पावर की लड़ाई। जी। वो जमाना आपका गया जब आपकी ग्राउंड फोर्सेस आपको लड़ाई जिताएंगी। आज आपकी एयर फोर्सेस आपको लड़ाई जिताएंगी। बेशक वो मिसाइल स्ट्राइक हो, बेशक वो आपकी ड्रोन स्ट्राइक्स हो, या आपके फाइटर एयरक्राफ्ट्स हो। जी। तो लड़ाई जब, अब हमने इसको देखा कि दुश्मन खास तौर पर पाकिस्तान इस लड़ाई को कैसे लड़ना चाहता, जिस तरीके से पाकिस्तान इस लड़ाई को लड़ना चाहता है, हमारे पास ऑप्शन नहीं था। हम भी उसी तरीके से पाकिस्तान के साथ ही लड़ाई लड़े हैं। और अगर हमारे पास ऑप्शन होता जी, और अगर हमारे पास ताकत होती, तो हम ये लड़ाई पाकिस्तान की स्टाइल के साथ नहीं लड़ते। क्योंकि अगर पाकिस्तान ड्रोन भेज रहा था तो हमने ड्रोन भेजे, पाकिस्तान मिसाइल भेज रहा था तो हमने मिसाइल भेजी जी। और अगर हमारे पास ये क्षमता होती, कि अगर ये ताकत होती कि हम इस लड़ाई को एक हॉट वॉर में लेके चले जाते, तो हमारा जवाब और भी भीषण होना था। हमारी एयरफोर्स अंदर जानी थी और पाकिस्तान में तबाही मचानी थी, क्योंकि पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस को आपने तकलीफ पहुंचाई है, और उसमें से 4 एयर बेसेस का हालत, जैसे कि आपका सरगोदा हो गया, नूर खान हो गया, रफीकी हो गया, ये आपके एयर बेसेस को आपने काफी नुकसान एक्चुअली पहुंचाया था। इसीलिए पाकिस्तान की जो एयर पावर है या उसकी जो क्षमता है आपसे एयर में लड़ने की, वो आपने कम कर दी और आपने कुछ पाकिस्तान के डिफेंसेस को भी नष्ट किया। तो अगर हम इसको मद्देनजर रखें, फ्रस्ट्रेशन जो अभी एयर चीफ आप ये अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन निकालने के, मुझे एक मौका मिला था जी, और इस मौके का मैं फायदा इसलिए नहीं उठा सका क्योंकि मेरे पास एयर पावर नहीं थी। और एयर पावर क्यों नहीं थी? अभी जो एयरफोर्स ने थ्रेट एनालिसिस किया है वो 10 साल पुराना एनालिसिस मैं बता रहा हूं, और फिर मैं आपको प्रेजेंट एनालिसिस बताऊंगा एयरफोर्स का।
जी। एयरफोर्स का जो 10 साल का पुराना एनालिसिस है उसमें एयरफोर्स को 42 स्क्वाड्रंस की जरूरत है। अब 10 साल पहले एयरफोर्स के पास 33 स्क्वाड्रंस थे। जी। अब आहिस्ता आहिस्ता कम होते गए, कम होते गए, कम होते गए, और आज एयरफोर्स की स्ट्रेंथ 29 स्क्वाड्रंस में पहुंच गई है। तो अगर आपकी 42 उस टाइम की रिक्वायरमेंट थी, आज की रिक्वायरमेंट है जो एयरफोर्स ने खुद कैलकुलेट किए, उनको तकरीबन 50 स्क्वाड्रंस की जरूरत है। जी। बिकॉज थ्रेट आपका चाइना का आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले आपने चाइना का थ्रेट भी नहीं कैलकुलेट किया। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो जब आप ये चीजों को कैलकुलेट करते हैं, जब तो आपका जो, अगर आपको 50 स्क्वाड्रन चाहिए, 29 आपके पास है, और आप आत्मनिर्भर भारत बोल रहे हो, आप मेक इन इंडिया बोल रहे हो, बाहर से कुछ आपका कोई आपने प्लान नहीं बनाया अभी तक खरीदने का। ना तो आपने F-35 पे आपने कॉल लिया, ना तो आपने Su 57 पे कॉल लिया, जी। ना तो आपने रफेल पे कॉल लिया। जी। तो आप संक्षेप में मैं इसको यहां समाप्त करूंगा अपना ओपनिंग रिमार्क, कि जब आपने बाहर से कॉल्स नहीं ले रहे हैं, तो एयर चीफ क्या बोलते हैं, आत्मनिर्भर भारत को चलने दो, 10 15 20 साल लगेंगे उसको आने में। बिल्कुल। जब तक आत्मनिर्भर भारत नहीं आता बाहर से, तो हमको मजबूत करो, हमको हवाई जहाज दिलाओ, हमारे जो स्क्वाड्रन है 29 से 35 तक तो लेके जाओ। बिल्कुल। तो 50 की रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। जो कॉस्ट कटिंग जहाँ पर हो रही है, या फिर जो डिलीवरी की समस्या है, जो कमिटमेंट है अगर वो पूरी नहीं हो पा रही है, या फिर प्रोक्योरमेंट रिलेटेड जो समस्या है, ये क्या एक फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड शो कर रहा है, या फिर इसको प्राथमिकता प्रायोरिटी पे नहीं रखा जाता है, इस एटीट्यूड को भी शो कर रहा है। हमारे साथ सौमित्र रॉय भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। इससे पहले कि उनके पास दर्शकों को लेकर चले, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, और सिस्टम पर जो बड़ा सवाल एयर चीफ मार्शल ने AP सिंह ने खड़े किए हैं, इस सवाल को भारत की हर जनता को समझना बहुत ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं इस पर बहस के साथ ही सरकार की नीतियों पर भी सवाल खड़े होते हैं, उनसे समझेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, और ब्रेक के बाद लौटेंगे स्ट्रेट टॉक के सवालों के साथ। फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और अब तक की बातचीत में हमने समझने की कोशिश की है कि एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने जो बातें रखी हैं, जो चिंता या फिर जो एक फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया है, वो कितना गंभीर है। हमारे साथ सौमित्र रॉय भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सौमित्र सर, मेजर जनरल से हमने समझा कि हमें ज़रूरत तो है लगभग 50 स्क्वाड्रन की, लेकिन 29 बहुत ही गैप है ज़रूरत में, और जो हमारे पास ताकत है, कहीं ना कहीं एयर चीफ मार्शल जो हासिल करना चाहते थे शायद वो नहीं कर चुके हैं, इसकी हताशा देखने को मिल रही है। लेकिन सिस्टम पर उन्होंने जो सवाल खड़ा किया है, ये कितना गंभीर आप मानते हैं, और क्या ये सारी की सारी समस्या जो नीतियां रही सरकार की, या फिर HAL को लेकर जो उन्होंने यहाँ पर बात रखी है, सबसे कमज़ोर कड़ी आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, पहली बात, ये बात मैं ये कई बार कह चुका हूं कि जब पहला कमांडर एक कॉन्फ्रेंस हुआ था मोदी जी के 2014 में कुर्सी पर बैठने के बाद, उन्होंने उस सम्मेलन में एक थ्रेशोल्ड दिया था जी। और ये सेना के कमांडरों को उन्होंने दिया था कि हमें टेररिज्म के खिलाफ हमला करना है, चोट करनी है, हमें उससे आगे नहीं बढ़ना है। और सिंदूर को अगर आप देखें, ऑपरेशन सिंदूर को, वो भी सरकारी जो बयान है उसके मुताबिक एंटी टेररिज्म ऑपरेशन था, जिसको आर्मी एयरफोर्स इन्होंने इसको अंजाम दिया। क्या हम ये मानते हैं कि हम हमारे बॉर्डर पे रह के हम एक पड़ोसी के टेररिज्म के जो ठिकाने हैं उस पे हम मिसाइल अटैक करेंगे और वो उसका कोई रिप्लाई नहीं देगा? अगर ये हमारी डिफेंस पॉलिसी है तो जो अभी मेजर साहब कह रहे थे वो बिल्कुल सही है कि हमें तो स्क्वाड्रन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टेररिज्म के ऊपर तो हम अपना ब्रह्मोस छोड़ सकते हैं, हम अपनी और जो मिसाइलें हैं उससे हम बिल्कुल पिन पॉइंट स्ट्राइक कर सकते हैं, और ये हमने दिखाया है जी। तो हमें क्या जरूरत है Su-57 की, हमें क्या जरूरत है अमेरिकी F-31 की, हमको क्या जरूरत है? तो हमारी डिफेंस पॉलिसी पिछले 10 साल से, जो कोचर साहब ने कहा कि अंधेरे में है, हम क्या करना चाहते हैं, हम किससे लड़ना चाहते हैं, किसके साथ में हम डिटरेंस रखना चाहते हैं, वो हमें नहीं पता।
जी। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में दो चीजें हुई हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री ने एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है उसको उन्होंने एएमसीए को मंजूरी दी है, जी। लेकिन टारगेट रखा है 2035, 10 साल बाद वो जमीन पर आएगा। जी। एक कावेरी इंजन है जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है कि वो कावेरी इंजन को हम अभी तक टेस्ट नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि वो कावेरी इंजन सेंट पीटर्सबर्ग जो रशिया में है वहां पे उसकी टेस्टिंग हो रही है। कावेरी इंजन हमारे लिए क्यों जरूरी है जी। और हमारे एयर चीफ मार्शल ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तेजस जिसका इंजन जो यूएस से आना है वो डिले हो रहा है, वो हमको नहीं मिल रहा है। उन्होंने बहुत साफ इस बात को कहा कि हमारी फायर पावर जो आज की जरूरत है वो जरूरत सरकार पूरी नहीं कर रही है। हमको 126 राफेल चाहिए था, हम 36 लेके आ गए। और अभी जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर में जो बात हो रही है कि कितने राफेल गिराए, वेस्टर्न मीडिया कह रहा है 4-5 राफेल गिराए। हमारा जो मीडिया है या हमारी जो सरकार है वो अभी कुछ बोल नहीं रही है। जी। हमने टेररिज्म को हम बार बार हम सामने पिच कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो पूरा मकसद है वो पॉलिटिकल हैंडलिंग को लेकर है इस पूरे ऑपरेशन में। और ये पॉलिटिकल हैंडलिंग तो पूरी तरीके से फेल हुई है। तो मेरा ये मानना है कि हमारी जो डिफेंस पॉलिसी है उसका रोड मैप पहले साफ होना चाहिए कि हम अगले 5 साल में यहाँ खड़े होंगे, इसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, इसके खिलाफ हम लड़ सकते हैं। अगर हम ऑपरेशन करेंगे इस तरीके का, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी होल्ड है जी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि कभी भी अगर टेररिस्ट अटैक होता है तो हम उसका इसी तरीके से जवाब देंगे। जी। तो क्या PL-15 मिसाइलें फिर नहीं दागी जाएंगी? तो सवाल इस बात का है कि हम क्यों इतना हम अपने देश को इतना क्यों ताकतवर समझते हैं कि हमको लगता है कि हम कुछ भी करेंगे लेकिन सामने वाला कोई जवाब नहीं देगा। जी। और इस बार पाकिस्तान ने वो दिखाया है कि वो जवाब देने लायक है। और लेकिन जी, ये जरूर है इसके पीछे चीन खड़ा हुआ है जी, लेकिन मेरा ये मानना है कि हम 2 फ्रंट पे वॉर लड़ रहे हैं। हम चाइना से भी वॉर लड़ रहे हैं, हम पाकिस्तान के खिलाफ भी हम वॉर लड़ रहे हैं। हम किसी चीज को एक थ्रेशोल्ड पे, टेररिज्म को एक थ्रेशोल्ड पे ले जाकर हम डिटरेंस पैदा नहीं कर सकते। जी। जी। तो क्या हम जो दुश्मन है, असल दुश्मन जो है उसको ही सार्वजनिक रूप से दुश्मन नहीं कह रहे हैं, उसमें हिचक रहे हैं, तो ये हमारी ताकत के प्रदर्शन को कितना प्रभावित करती है? मेजर जनरल, मैं आपसे ये सवाल लेना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं बार बार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करना, दुनिया भर के देशों में हमारे सांसद भ्रमण कर रहे हैं और असल दुश्मन का नाम लेने से भी हम हिचकते हैं। मेजर जनरल, क्या इसी रणनीति पर आगे बढ़ते रहेंगे तो भारत का जो सैन्य ताकत है या प्रदर्शन है ये प्रभावित नहीं होती है? इसे कब तक बचती रहेगी भारत की सरकार या फिर भारत की सेना? और एयर चीफ मार्शल ने खुलकर कहा है, जबकि अब कुछ समय से ये भी देखा जा रहा है कि जो भारत के सैन्य अधिकारी हैं वो भी खुलकर कुछ नहीं कह पाते। जी। नेहा जी, सुमित्रा जी ने कुछ पॉइंट्स, मुद्दे रेस किए, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जी। पहला पॉइंट ये है कि ये कावेरी इंजन के बारे में बात की, बाकी चीजों के बात, ये जितने भी HAL के प्रोजेक्ट्स हैं इसमें इंपोर्ट कंटेंट बहुत ज्यादा है जी, और इसमें इंडिजिनस कंटेंट बहुत कम है। तो इसका मतलब कि आप डिपेंडेंट हैं दूसरी कंट्री से कि वो जो सामान है या पार्ट है या रॉ मटेरियल आपके पास आना चाहिए, और वो आपके कंट्रोल में नहीं है जी। अब यूक्रेन युद्ध हो गया, रशिया अपना बिजी हो गया, उसने आपको भेजा नहीं, और आपका जो एम का प्रोजेक्ट हो या आपका तेजास हो, आपका जो भी आपका प्रोजेक्ट हो, वो ठंडे बस्ते में चला गया जी। बिकॉज आप उसको प्रोग्रेस नहीं कर सकते नेक्स्ट स्टेज तक जब तक वो आपके पास पार्ट या उसका सामान आपके पास आता नहीं। दूसरी ये चीज है कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी,
जैसे रॉय साहब जिक्र कर रहे हैं कि हमारे पास आज देश की कोई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनी ही नहीं, क्योंकि जब तक आप अपनी एक रोड मैप नहीं बनाओगे अपने देश के लिए, एक स्ट्रेटजी नहीं बनाओगे, 5 साल में आप अपने देश को कहां देखते हो, मिलिट्री टर्म्स में, इकोनॉमिक टर्म्स में और डिप्लोमेटिक टर्म्स में? तो आप भी मानते हैं कि रोड मैप नहीं है, नदारत है, खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी? जी, बिकॉज एक ऑफिशियल स्ट्रेटजी आपकी बनी नहीं है। और आप, अगर मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊं जी, आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर के 3 मेन पिलर्स आपके क्या होते हैं, डिप्लोमेटिक, आपका इकोनॉमिक और आपका मिलिट्री। हम अपने आप को थपथपा रहे हैं कि हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए वर्ल्ड की जी। उसका जो उससे क्या हासिल होगा? आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहां पर है, कितने लोग इसको बेरोजगार बैठे हुए हैं जी, आपकी पर कैपिटा इनकम क्या है, और आपका खास तौर पे आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहां है जी। पूरा आपका 16% जीडीपी आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपको कंट्रीब्यूट करता है। चाइना इससे ऑलमोस्ट 38% पर है जी। और चाइना 120 कंट्रीज को अपने ये अपने गुड जो इसको मैन्युफैक्चर होते हैं वो उनको बेचता है। आप कितने कंट्रीज को बेचते हो, किस वॉल्यूम में बेचते हो? तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स आज सरकार दे नहीं रही है, और बहुत जरूरी है लोगों को जानना। क्या यही वजह हो सकती है कि कितने नुकसान भारत की सेना को उठाना पड़ा, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है? एक ब्रेक का इशारा हो रहा है मेजर जनरल सौमित्र सर, आपसे भी एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुकने का निवेदन करूंगी। ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे इस सवाल के साथ कि क्या यही वजह है कि भारतीय सेना की तरफ से संघर्ष के दौरान जो नुकसान हुआ इस पर कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने चीन की मिसाइल की मदद से राफेल और भारत का विमान जो है उसे मार गिराया था। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सिस्टम पर सवाल एयर चीफ मार्शल ने जो खड़ा किया है उस सवाल को हर भारतीय को क्यों जानना ज़रूरी है, उसके उत्तर को समझना क्यों ज़रूरी है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से इन सवालों पर खामोशी है, चुप्पी साधी गई है। इससे पहले कि मैं सौमित्र सर के पास जाऊँ, मेजर जनरल मैं आपसे समझना चाहूँगी कि सबसे पहले भारत की सेना की तरफ से कोई स्वीकारोक्ति या फिर कोई स्पष्टता नहीं दी गई है कि भारत की सेना को कितना नुकसान पहुँचा। और इसे अगर सवाल किया जाता है, क्योंकि कांग्रेस बार बार इस सवाल को उठा रही है कि राफेल गिरा है या कुछ नुकसान हुआ या नहीं, क्या ये सवाल अपने आप में एक देशद्रोही मनोदशा या फिर विचार को व्यक्त करता है? कि आपको समझना पड़ेगा कि लड़ाई में नफा नुकसान नहीं होता है। तो फौजें, अगर आपको एक ऑपरेशन ऑब्जेक्टिव आपको मिला है, आपको वो ऑपरेशन ऑब्जेक्टिव आपको अगर आपने हासिल कर लिया है जी, तो उसमें आपका जो भी नुकसान हुआ है दैट इज पार्ट ऑफ वॉरफेयर। ठीक है जी। तो कोई ऐसी फौज नहीं है वर्ल्ड में जो अगर एक ऑब्जेक्टिव को जीतने के लिए उसके ऊपर कोई अगर नुकसान ना हो, और अगर आपके ऊपर नुकसान हुआ भी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपकी हार है। बिल्कुल बिल्कुल जी। जो आपने हासिल किया, आपने अचीव किया ना जी, तो आप ऑब्जेक्टिव की तरफ देखो, जीत की तरफ देखो, और जी जो आपके ऊपर नुकसान हुआ है वो मायने नहीं रखता इस सिचुएशन में। और इसलिए मैं ये दरखास्त करता हूं पॉलिटिकल पार्टीज को जी कि जो आप गवर्नमेंट को इसको हैंडल अपना करने दो। आपको एक तो आदि आपको जानकारी भी नहीं है चीजों के बारे में, और आप अपना मांग करते रहेंगे, वो एम्बैरेस करेंगे लोगों को, बाहर के लोग उसका फायदा उठाएंगे। ठीक है। पाकिस्तान मीडिया आपके बाइट उठा के वहां प्ले करता है, आपके देश को डिवाइड, इसको एक कमजोर एक हालत में दिखाता है कि देखो इनके देश के लोग ही अपनी गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं करते। अपनी गवर्नमेंट पे आपको भरोसा करना चाहिए। आफ्टर ऑल गवर्नमेंट लोगों की है और वो अपना काम कर रही है, और वो देश के लिए काम कर रही है जी। देश के विरुद्ध नहीं काम करती कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो जी, देश के लिए ही काम करती है। और मेरा लास्ट पॉइंट है जो सौमित्र जी ने भी बताया था, फौज किस लिए बनती है?
लड़ाई लड़ने के लिए दुश्मन के साथ जी। और इसीलिए आपको उस फौज को दुश्मन से लड़ने के लिए मजबूत करना है, ना कि आप उसको टेररिज्म ही लड़ाते रहेंगे। जी। एक कन्वेंशनल वॉर के लिए फौज तैयार होती है और एट द एंड ऑफ द डे आप देखेंगे, अभी आपको टाइम बताएगा, वो दूर नहीं है जब एक लड़ाई आपको झेलनी पड़ेगी और इसीलिए आपको फौज को मजबूत रखना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अंदेशा जो मेजर जनरल जता रहे हैं, सौमित्र सर, अंदेशा मेजर जनरल जता रहे हैं और सेना की ज़रूरतें भी अब खुलकर सामने आ रही हैं। दुश्मन असल कौन है, चीन, ये भी खुलकर सामने आ रहा है। इसके बावजूद अगर मैं निजी हाथों में जिस तरह से डिफेंस रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, इस पर भी सवाल है, और जिस एटीट्यूड का कि कमिटमेंट को समय पर ना पूरा करना, और जो पहले से कुछ डील चली आ रही है, जो कॉन्ट्रैक्ट चले आ रहे हैं, इसमें कितना समय लगता है, इसका अनुमान का पहले से पता होना, ये तमाम जो गैप दिख रहा है, ये जानते बूझते डिज़ाइन को लेकर इन्वेस्टमेंट का ना होना या फिर कमिटमेंट के लिए सरकार की तरफ से ज़्यादा प्रतिबद्धता का न दर्शाया जाना, ये कितना बड़ा गैप और कितनी बड़ी लापरवाही आप मानते हैं? बिल्कुल है, क्योंकि अभी जो वॉर का सिनेरियो है, अगर हम अभी यूक्रेन का वॉर देखें या फिर हम इजराइल पर जो हमले हुए हैं, आप यमन को देखिए, आप लगातार उन पे मिसाइलें दागी जा रही हैं, आप चाइना को देखिए, या फिर आप पाकिस्तान को अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय को देख लीजिए कि जब हमारे डिफेंस जो इंस्टीट्यूशंस हैं उस पे साइबर अटैक हुए हैं जी। तो वॉर का जो थिएटर है वो बहुत बदल चुका है। और ये मैं पहले भी आपके शो में कह चुका हूँ कि एक स्पेस का मामला है जहाँ पे ये आपको मैं अब ये बता दूं, शायद बहुतों को नहीं पता होगा कि 3000 सैटेलाइट्स को जोड़कर चीन एक सैटेलाइट बना, एक कमांड सैटेलाइट बना रहे हैं। आप यकीन कर सकती हैं 3000 सैटेलाइट जो हैं उसको जोड़कर एक कमांड सैटेलाइट बना रहा है, जो कि उसके स्पेस वॉर का हिस्सा है, और ये 2024 का उनका प्लान है। इसी तरीके से एआई की बात हुई है। एआई में आप पूरा का पूरा रोबोट्स को आप देखिए, वो खड़े कर रहे हैं। इसी तरीके से आप जो चाइना का जो पूरा जो हथियार का पूरा मामला है जो पाकिस्तान को मिल रहा है, वो काफी कुछ जो है वो इतना एडवांस है। हम अभी तक 5th जनरेशन का फाइटर हमारे पास नहीं है जी। लेकिन पाकिस्तान को शायद ये मिल जाएगा या अगले अगस्त तक ये शायद मिल जाएगा, और ये J-20 की डील हुई है उनके साथ में। तो मेरा कहना है कि अगर हम एंटी टेररिज्म या हम उस तरीके की पॉलिसी लेके चलेंगे और हम सोचेंगे कि ठीक है हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ और हम तुरंत एक पिन पॉइंट स्ट्राइक करेंगे, लेकिन उसका अगर हमको जवाब इस तरीके से मिलता है और वो अगर एस्केलेट होता है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में क्या ऑप्शंस हैं, ये देश के 143 करोड़ लोगों को जानने का हक है। बिल्कुल। और अगर ये कोई सवाल उठाता है तो पहली बात तो ये देशद्रोह नहीं है, ये देश के लिए चिंता है जी। और दूसरी बात, अगर इस सवाल के जवाब में अगर भारत सरकार हॉल या डीआरडीओ का प्राइवेटाइजेशन कर देती है, जैसा कि एमसीए के मामले में हो रहा है कि टाटा जो है वो बनाएगा, उसके लिए कुछ पार्ट्स बनाएगा जी। हो सकता है अडानी कुछ पार्ट्स बनाए, जिसने शायद एक मतलब एक टैंक तक नहीं बनाया होगा, या एक जो बख्तरबंद गाड़ी होती है वो तक नहीं बनाई होगी उसने, टाटा। और ये जो इस तरीके से प्राइवेटाइजेशन करके अगर आप एक गोल अचीव करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि नहीं, ये इस तरीके से बात नहीं बनेगी हमारी अभी। तो आप यही सपोर्ट कर रहे हैं, इस आइडिया को ही सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर भारतीय सैन्य उपकरण बनाए जाए या फिर जो मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है उसे स्टेट रन करने वाली एजेंसियां ही अंजाम दे, ना कि प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों सौंपा जाए? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं बस इतनी सी बात कह रहा हूं कि हमको पहले एक डिफेंस पॉलिसी बनानी चाहिए कि हमको किन चीजों की जरूरत है और हम उसको कैसे बनाएंगे। अगर हम बनाएंगे तो हम बनाएं, उसमें डिले नहीं हो, और अगर हमको बाहर से लेना है तो हम बाहर से प्रोक्योर करें। बिल्कुल बहुत क्लियर ये बात है, और उसी के मुताबिक हमारा जो डिप्लोमेटिक जो पॉलिसी है और हमारी इकोनॉमिक, ये तीनों एक साथ जेल होकर चले, तभी हम कुछ कर पाएंगे।
अगर हम चाइना का एग्जांपल लें, जैसा कि मेजर साहब ने कहा कि जो यूक्रेन वॉर हुआ था उस समय कुछ इंजन्स थे जो कि चाइना के कमर्शियल फ्लाइट्स के इंजन थे जो नहीं मिले, लेकिन चाइना ने उसको बना लिया। तो हमारे पास ये कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए कि अगर हमको कोई चीज प्रोक्योर हम नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू जियोपॉलिटिकल स्टेटस, तो हम खुद बना लें। तो क्या हमारे में ये क्षमता है कि सारी एनालिसिस एक अपर लेवल पे होती है, उसके बाद ही ये सारा जो पर यहाँ पर फिर उस बनाने के क्रम में डिज़ाइन की बात आती है और फिर इन्वेस्टमेंट की बात आती है, जो कि एयर चीफ मार्शल ने अपने वक्तव्य में इसका जिक्र भी किया था। और वो इन्वेस्टमेंट अगर हम अमेरिका और चीन की तुलना में ही देखें तो वो कितना नीचे के स्तर पर है, ये भी एक चिंता का विषय है। एक छोटे से ब्रेक का इशारा किया जा रहा है, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। और जो DRDO से अपेक्षा की जा रही है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वाकई में ज़रूरत है, अगर इस तरह भी जो है प्रायोरिटी या फिर प्राथमिकता दी जाए तो ना सिर्फ भारत अपनी ताकत बढ़ा पाएगा, बल्कि अन्य देशों को अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ ही भारी मुनाफा भी, राजस्व भी कमा सकता है। ये भी एक विमर्श का हिस्सा होना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे स्ट्रेट टॉक के साथ। फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और सीधे दर्शकों को लेकर चलते हैं मेजर जनरल राजन कोचर जी के पास। राजन सर, आपसे समझना चाहूँगी कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की ज़रूरतों को सामने लाकर रख दिया है और जिस नेचर के अब वॉर देखे जाएंगे उसके लिए भारत को तैयार होने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिस तरीके की इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है वो भी नहीं है। अमेरिका और चीन के मुकाबले भारत की जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर वो नहीं है। ऐसे में आप जब डिफेंस स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो क्या जो हमारा पारंपरिक मित्र है, रक्षा सहयोगी है रूस, हमने उससे दूरियां थोड़ी सी बढ़ा ली हैं रक्षा उपकरणों की खरीद को ही लेकर या फिर जो भी पॉलिसी रिलेटेड जो रिलेशंस है उसे लेकर, आप इस संबंध को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? जब आप मानते हैं कि जब तक डिलीवरी नहीं होती है तब तक हम क्यों ना दूसरे देशों से उसे खरीद लें? जी देखिए नेहा जी, वेपन प्लेटफॉर्म्स जब खरीदे जाते हैं तो उनकी जो लाइफ होती है 30 to 40 ईयर्स होती है जी। अब आप कोई भी एक सिस्टम अगर आप ले लेते हैं तो आपको 40 साल तक उसका एक आपको सपोर्ट सिस्टम और एक उसका मेंटेनेंस सिस्टम आपको उसके साथ भी आपको लिंक अपना करना पड़ता है। और इसीलिए आप उस देश के पास जाएंगे जहां पे आपको श्योरिटी होगी कि वो देश आपको सपोर्ट करता रहेगा फॉर द नेक्स्ट 30-40 ईयर्स। बिल्कुल। तो दूसरी इंपॉर्टेंट आपकी चीज है कि आपने आत्मनिर्भरता एक बड़े मेक इन इंडिया कैंपेन आपने निकाला और आपने 4000 आइटम आपने नेगेटिव लिस्ट में डाला जी। नेगेटिव लिस्ट का मतलब है कि हम इसको भारत में मैन्युफैक्चर करेंगे और आपने अपना इंपोर्ट बंद कर दिया जी। तो जब आपका नलका बंद हो गया, बाहर से आपको जो आपकी इक्विपमेंट आपकी जो आप खरीदते थे वो आपने बंद कर दी और आपका मेक इन इंडिया तो टेक ऑफ आपका किया नहीं जी। और वो भी मेक इन इंडिया, देखिए जब आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो आप उसको क्या मेक इन इंडिया करेंगे? बिकॉज फर्स्ट स्टेप होगा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जी। दूसरे देशों के साथ आपको एग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट करना पड़ेगा। आपने डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 बनाया है, आपने उसमें एक चैप्टर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स का डाला है, तो आपको उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। अगर आप उस हिसाब से काम नहीं करेंगे, इसको नेगेटिव लिस्ट को आपको करने में तो आपको नुकसान हो गया जी। क्योंकि बाहर से आपके आइटम आए नहीं, आपकी डेफिशिएंसी बढ़ती गई और आपका इंडिजनाइजेशन हुआ नहीं जी। और ये नाम की इंडिजनाइजेशन। दूसरा, आपका डिफेंस बजट के ऊपर मैं आऊंगा जी। हमारा डिफेंस बजट ना वो ऐसा बनाया जाता है जिससे हमको ज्यादा वोट मिले। एक पॉपुलिस्ट बजट होता है कि आप दिखाना चाहते हैं कि आपने मनरेगा निकाल दिया, आपने इतनी सारी अपने स्कीम्स आपने निकाल दी, आपने इसको सब्सिडीज आपने दे दी हर एक चीज के ऊपर। अब वो आपका पैसा कहां से आएगा? बजट से ही आएगा। और जब डिफेंस का टाइम आ जाता है तो आप उसको 1.6% आप उसको डिफेंस का अपने जीडीपी का आपको बजट आप उसको देते हैं।
आज पाकिस्तान की, मैं आपको 3 दिन पुरानी आपको न्यूज बता रहा हूं, पाकिस्तान ने अपने डिफेंस बजट को 18% से बढ़ाया है। और आज पाकिस्तान का बजट जो है वो है 2.5 लाख करोड़, आपका डिफेंस आपका बजट। तो अगर पाकिस्तान को, जिसको आप बोलते हो कि उसकी इकोनॉमी जीरो है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास ये नहीं है वो नहीं है, वो अपने डिफेंस के लिए सब कुछ दे रहा है जी। जब आपके पास सब कुछ है, आपके देश में खुशहाली है, पैसा है, सब कुछ है, फिर भी आप अपने डिफेंस को नहीं दे रहे, तो इसका क्या मतलब हुआ? और इसीलिए आपके पास कोई डेटरेंस नहीं बचा। कोई भी आपको थप्पड़ मार के चला जाता है, आप उसका जवाब नहीं दे पाते। चाइना ने 2013 में चूमर किया, 2017 में डोकलाम किया जी, 2020 में गलवान किया। आपने क्या कर लिया? झेलते रहे ना चाइना को, अभी भी आप उसके साथ हाथ मिला रहे। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो $118 बिलियन। तो आप देखिए, आप ये जब तक आप अपनी ताकत को नहीं बढ़ाएंगे, आप अपने आप को सुपर पावर कैसे बोलते हैं? बिल्कुल। जो भी नेता होता है बोलता है हम उसको नेक्स्ट सुपर पावर है। कहां से सुपर पावर हो जी? आप तो मीडियम पावर भी नहीं हो। बिल्कुल, वो भी ये सत्य है कि भारत पर युद्ध थोपा जाता रहा है, और ये जो ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले की प्रतिक्रिया थी, ये भी थोपी गई थी। ऐसे में भरोसे की भी बात करते हुए एयर चीफ मार्शल देखे गए। सौमित्र सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, भरोसे की बहुत बड़ी ज़रूरत है। वो भरोसा अगर नहीं होगा तो चाहे भारत की सेना हो या फिर भारत के लोग हो, 142 करोड़ लोग हो, कहते हैं कि भारत में प्रतिभा की कमी नहीं है, ये भारतीय प्रतिभा ही है जो कि बाहर विदेशों में जाके बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े पद संभाल रही हैं। लेकिन भारत में निवेश की जो भारी कमी है, क्या वाकई भारत अपनी इन जरूरतों को पूरी नहीं कर सकता है? सौमित्र सर। जी, अब देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि भारत को भरोसे की कमी नहीं है। भारत, जो विदेश कि जो देश हैं उनको भारत पर भरोसा नहीं जी। खास तौर पे जिस तरीके का इकोसिस्टम है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या चाहे सामाजिक राजनीतिक रूप से हो, तो जो भारत पर भरोसा है वो खत्म हो गया है। और इसकी की वजह है कि एफडीआई जो है आज 0 पे आ गया है। तो विदेशी जो कंपनियां हैं, विदेशी जो निवेशक हैं, भारत में पैसा लगाना नहीं चाहते क्योंकि उनको अनिश्चितता नजर आती है। दूसरी बात यह है कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। जो जनरल साहब ने भी कहा, बिल्कुल सही कहा। ऑपरेशन सिंदूर में देखिए कि आपके पास में वो सोर्स कोड नहीं था जो राफेल जो एविएशन है, जो दसा एविएशन है, उसने सोर्स कोड नहीं दिया, और उसका खामियाजा ये हुआ कि हम उनके जो मिसाइल्स हैं उसी पे हम टिके रहे। हमारे पास में PL-15 का कोई जवाब नहीं था जी। अगर हम ऑन द कॉन्ट्ररी हम अगर सुखोई की बात करें तो सुखोई 30 में हमने ब्रह्मोस टांग दिया क्योंकि हमारे पास में सोर्स कोड था जी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ये चीज होती है कि अगर आपको किसी दुश्मन देश में मिसाइल का एक खोल भी मिल जाए, PL-15 जो दागी गई है उसका जो पूरा शेल है वो इंडिया में पड़ा हुआ है, और उस पर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं कि वो कैसे बनी होगी। बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इस तरीके का होता है। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी इस तरीके से होती है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उन्होंने मारुति में 2 प्लेन जैसा बना दिया उसको, और फिर चल दिए कि वो हम जा रहे हैं पाकिस्तान। तो ऐसा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होता है। तो जो मेजर साहब ने कहा कि हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारी जरूरत क्या है, और वो जरूरत के हिसाब से हम उस जरूरत को पूरा करने वाला हमारे पास में कौन है। अगर हम अभी रशिया के ज्यादा डिपेंडेंट रहेंगे तो शायद हो सकता है कि प्रोक्योरमेंट में डिले हो, क्योंकि वहां का पूरा जो इंजीनियर्स हैं उनके और जो डिफेंस की कंपनियां हैं वो उनका फोकस अभी यूक्रेन वॉर पे। बिल्कुल एग्जॉस्टेड बल्कि कहेंगे से अगर हम अगर हम दूसरे कंट्रीज की तरफ देखेंगे तो शायद ही। लेकिन मेरा इसके साथ साथ ये भी कहना है
कि आप पॉलिटिकली अगर किसी के साथ में अलायंस करते हैं, आप उसको सरेआम गाली नहीं दे सकते। 118 बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड गैप है चाइना के साथ में, और हमारे प्रधानमंत्री खड़े होकर सीधे कह रहे हैं कि फॉरेन का जो भी सामान है उसको आप बाइकआउट करिए। तो हम क्या बना रहे हैं जी, जो मेजर साहब ने कहा, और इस पे भास्कर ने बहुत अच्छी स्टोरी की हुई है कि हम कंघी भी नहीं बना रहे हैं और हम हेयर पिन भी नहीं बना रहे हैं। इवन हम हमारे जो देवी देवता हैं उनकी प्रतिमाएं भी जो है हम चाइना से मंगवा रहे हैं, और ये बात प्रधानमंत्री ने खुद कही है। तो मेरा बस इतना कहना है कि हमारी डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि बाहर का माल बहुत सस्ता है और यहाँ का माल महंगा है। तो इसलिए हमारी कंपनियां कुछ नहीं कर रही हैं, सिर्फ वहां का माल यहाँ लाके और उसको दोगुने दाम पे बेच रही है। जी, ये भारत की स्थिति है, मेक इन इंडिया की सच्चाई है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी सौमित्र सर आपका भी और मेजर जनरल आपका भी कि आपने समय निकाला और दर्शकों तक भारत की आर्थिक ताकत हो या फिर भारत की सैन्य ताकत हो या फिर भारत की जो पूरे विश्व में जो एक विश्व गुरु की बात है उसमें कितनी सच्चाई है, ये लाने में हमारी मदद की। अब दर्शकों से अनुरोध करूँगी कि आपको इस पूरे विषय पर कुछ आप हम तक पहुँचाना चाहते हैं, आपकी कोई समझ है तो हम तक ईमेल भेजिए info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी अपना फीडबैक पहुंचा सकते हैं। देखते रहिए जस्ट टीवी। नमस्कार।